और जब चौधरी वीरेंद्र सिंह कांग्रेस में थे हम्म, तो मतलब किसी आम कार्यकर्ता की तो मतलब आम आदमी की तो सोचने की भी हिम्मत नहीं थी हम्म, कि वह कभी कोई आम आदमी चुनाव लड़ भी सकता है। कि अगर आज कांग्रेस मुझे टिकट देती है हम्म, तो 1 लाख वोटों पर कांग्रेस उचाना कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर है। हम्म, और ये पीछे प्रूव भी किया है। दोबारा कांग्रेस में पलटी मार गए और कांग्रेस में आने के बाद भी कांग्रेस का विरोध किया इन्होंने। जयप्रकाश का विरोध किया पूरी तरह से, एक दिन भी उचाना में नहीं आए। लेकिन आज वही आदमी जो जो ना किसानों के साथ खड़ा हुआ, ना उचाना के साथ कभी खड़ा हुआ, आज जब कांग्रेस का अच्छे समय आया हमारे जैसे कार्यकर्ताओं की वजह से या किसानों की वजह से, मजदूर की वजह से अगर ब्रजेंद्र सिंह को टिकट मिलती है तो कोई दुनिया की ताकत हराने से रोक नहीं सकती इनको। और अगर वीरेंद्र गोगड़िया को टिकट मिलती है लगभग 60-70 हज़ार से हम जितवा के देंगे। ये भी हम तक खबर आई कि आपका गांव आपको चुनाव में आर्थिक मदद देने के लिए तैयार है। आर्थिक मदद देने के लिए तैयार ही नहीं, देने लग रहा है मेरा गाँव। तो क्या निर्दलीय चुनाव लड़ने की सोच लेंगे आप? ऐसा मेरे लोगों ने फैसला कर रखा है। हम्म, वो फैसला मेरी मेहनत को देखते हुए कर रखा है। राम राम नमस्कार। हरियाणा तक देख रहे हैं आप और हरियाणा तक ने अपनी चुनावी यात्रा शुरू कर दी है। दोस्तों, अभी हम ये कहें कि सूबे की जो हॉट सीट है, सबसे हॉट सीट का मैं जिक्र करूं तो वो बन चुकी है जुलाना। इसके बाद उचाना। उचाना का जिक्र मैं इसलिए कर रही हूं क्योंकि अब की बार हम ये कहें यहाँ पर कई राजनीतिक बिरसा संभाले हुए नेताओं की अग्नि परीक्षा है। दुष्यंत चौटाला यहाँ जेजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं और अगर चौधरी वीरेंद्र सिंह की बात करें तो सुर्खियों में ये है कि वो अपने बेटे को चुनाव लड़वाने के पक्ष में है। अब भाई कांग्रेस के भीतर भी एक तरह गुटबाजी, खेमेबाजी, किसे टिकट मिलेगी किसे नहीं मिलेगी, ये तमाम प्रश्न भी गहराए हुए हैं। तो इन्हीं सवालों, इन्हीं जवाबों के बीच और उचाना की सियासत के बीच हम आपको मुखातिब करा रहे हैं वीरेंद्र घोगड़िया साहब से। हम ये कहें कि कांग्रेस के लिए ये भी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। वीरेंद्र साहब, बहुत शुक्रिया, एक तो आपने हमें समय दिया। धन्यवाद। अब जरा उचाना की राजनीति की हम बात कर रहे हैं तो जरा आप बता दें कि आपकी सियासत कैसे शुरू हुई, कहाँ से शुरू हुई, आपका पारिवारिक बैकग्राउंड। ऐसा है, लगभग पिछले 23-24 साल से मैं राजनीतिक रूप से सक्रिय हूँ। और मैं जब कॉलेज में था तो वहाँ से छात्र राजनीति में सक्रिय था। कौन सा कॉलेज आपका? गवर्नमेंट कॉलेज जींद। अच्छा, जींद से ये आपकी परवरिश हुई, वहीं जी के जी ही आप? जींद हाँ। से। और ये घोगड़िया ये ये आपका गांव है गांव मेरा, है? गोगड़िया मेरा गांव है। मैं अपने नाम के पीछे अपने गांव का नाम शुरू से ही कॉलेज समय से ही लगाता हूँ। और वहाँ से लगभग 24 साल पहले सन 2000 में मैंने अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत करी थी एक कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता के नाते। और वहाँ से जब चौधरी वीरेंद्र सिंह कांग्रेस में थे उनके साथ मैंने काम किया। अच्छा, तो उस समय आपके क्षेत्र में सबसे बड़े कांग्रेसी पॉलिटिशियन वो चौधरी वीरेंद्र सिंह, यानी इन्हीं का ही परिवार रहा? जी जी, चौधरी वीरेंद्र सिंह थे। और जब चौधरी वीरेंद्र सिंह कांग्रेस में थे तो मतलब किसी आम कार्यकर्ता की तो मतलब आम आदमी की तो सोचने की भी हिम्मत नहीं थी कि वह कभी कोई आम आदमी चुनाव लड़ भी सकता है। यहाँ मतलब इतनी सोच, इतना ज़्यादा इन्होंने अपना दबाव कह लीजिए या कब्जा कह लीजिए क्षेत्र पर राजनीतिक रूप से किया हुआ था। मैंने इनके साथ शुरू में काम किया, लगभग 15-16 साल काम किया। समय बीता गया, मैंने इतना काम किया कांग्रेस के लिए और चौधरी वीरेंद्र सिंह के लिए, शायद ही चौधरी वीरेंद्र सिंह ने खुद के लिए किया। दिन रात लोगों के बीच में रहना, इनके साथ रहना, इनकी हर गतिविधि में सक्रिय भागीदारी, जो भी इनके जलसे जुलूस रैलियां, उनकी कमान संभालना। और मतलब अधिकतर जिम्मेवारी मेरा फुल टाइम काम यही था। ना कोई मैं बिजनेस करता था, ना कोई दुकानदारी मेरी थी, ना कोई जॉब में करता था। मैं फुल टाइम लोगों की सेवा में और समाज के बीच में रहता था। इसी कड़ी में आगे बढ़ते गए एक समय ऐसा आया जब कांग्रेस का बुरा समय आया। लगभग ये 2014 की बात है। और जब कांग्रेस का बुरा समय आया तो चौधरी वीरेंद्र सिंह कांग्रेस को छोड़कर चले गए। जब बीजेपी के अच्छे दिन थे
तो ये जो बड़े नेता हैं ये राज के इतने आदी हो जाते हैं कि राज के बगैर इनका मन नहीं लगता। तो उस समय कांग्रेस को छोड़ के बीजेपी में चले गए और यहाँ एक स्पेस कांग्रेस के अंदर उचाना के अंदर हो गया। इनके जाने के लगभग 1.5-2 साल बाद मैंने पूरी तरह से कांग्रेस की कमान अपने हाथ में ली, उचाना की। हाँ, और दिन रात खूब मेहनत की कांग्रेस के लिए। अपने पसीने से मैंने कांग्रेस को सींचा है वहाँ। 24 घंटे सुबह से शाम तक, दिन देखी ना रात देखी, मैं लोगों के बीच में, लोगों के सुख में, दुख में, खुशी में, गमी में, हर समय मेरा यही काम था। सुबह नहा के निकलता था तो एक ही काम होता था, कहीं डेथ पे जाना है, कहीं शादी में जाना है, कहीं किसी फंक्शन में जाना है, या कांग्रेस पार्टी के किसी प्रोग्राम में जाना है, कांग्रेस का कोई धरना है, प्रदर्शन है, जाना है, या किसानों का कोई धरना प्रदर्शन है। बीजेपी की सरकार थी और आपको भी पता है और पूरे हरियाणा को पता है कि बीजेपी की पूर्णतः किसान विरोधी सरकार थी। अनेकों किसानों के प्रदर्शन हुए जिनमें मैंने सक्रिय रूप से भागीदारी की। किसान आंदोलन हुए पीछे, सक्रिय रूप से आंदोलनों में हमने भागीदारी की। पार्टी की पूरी सक्रियता के साथ पार्टी के हर प्रोग्राम को लोगों के बीच में लेके गया। चाहे किसानों के धरने में पार्टी की तरफ से कोई समर्थन करने की बात हो, वो मैंने हर जगह, हर मोर्चे पे जाकर पार्टी की तरफ से अपना योगदान दिया। चाहे किसान संगठनों की बात हो, चाहे कर्मचारियों की बात हो, चाहे मजदूर की बात हो, चाहे फील्ड में काम करने वाली आशा वर्करों की बात हो, तो हर जगह मैंने कांग्रेस की तरफ से समर्थन जाके वहाँ दिया। अब 2014 से 2019 फिर आ गए 2024। जी, 19 में क्या हुआ फिर, जब चुनाव का समय आया, पार्टी की तरफ से मेरे को कहा गया था कि भाई चुनाव लड़ना है आपने, और हक भी मेरा ही था क्योंकि मैंने पार्टी को उस समय अपने पसीने से सींचा था और मैं अकेला ही मजबूत उस दावेदार वहाँ था लोगों की नज़रों में और पार्टी की नज़रों में भी। लेकिन जब यूं समय आया टिकट वितरण का, तो 3-4 दिन पहले फिर मेरे को निराशा हाथ लगी। फिर पार्टी नेतृत्व के तरफ से मेरे को कहा गया कि किन्हीं वजह से, किन्हीं कारणों से आपको हम टिकट नहीं दे सकते। तो मैंने भी अपना मन समझाया कि भाई कोई बात नहीं, और मेहनत करेंगे। और फिर मैंने चुनाव के तुरंत बाद ही फिर पार्टी का झंडा उठाया और पार्टी के लिए दिन रात मेहनत की। जब 2014 में चौधरी वीरेंद्र सिंह कांग्रेस को छोड़ के चले गए थे और स्वर्गीय हमारे एक्स MLA होते थे भाग सिंह छात्र जी, उन्होंने कांग्रेस में आए, ज्वाइन किया, पहले इनेलो में होते थे। उन्होंने चुनाव लड़ा कांग्रेस पार्टी की टिकट पे, तो 1837 वोट, यानी 1837 वोट उनके आए थे। वहां से मैंने मेहनत शुरू की थी। आज कांग्रेस को मैंने अपने पसीने से सींचकर इस स्थिति में पहुंचा दिया कि अगर आज कांग्रेस मुझे टिकट देती है तो 1 लाख वोटों पर कांग्रेस उचाना कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर है। और ये पीछे प्रूव भी किया है। अभी लोकसभा चुनाव में जो हमारे हिसार से लोकसभा के जो कैंडिडेट थे, आदरणीय चौधरी जयप्रकाश जी, उनके लगभग 85-87 हजार के आसपास वोट आए थे उचाना कला से। और उस समय जो ये चौधरी वीरेंद्र सिंह अब कांग्रेस में आए, जब इन्होंने ये लगा कि कांग्रेस की सरकार बनने लग रही है, ये दोबारा कांग्रेस में पलटी मार गए। और कांग्रेस में आने के बाद भी कांग्रेस का विरोध किया इन्होंने, जयप्रकाश का विरोध किया पूरी तरह से। एक दिन भी उचाना में नहीं आए, कोई जनसभा नहीं की, किसी प्रोग्राम में जयप्रकाश की स्टेज पर भी नहीं गए हैं कहीं भी। और उनकी अनुपस्थिति में 85 और 87 हजार रुपये कांग्रेस थी उस टाइम। और मैंने तो दिन रात मेहनत कर रखी है। और आज अगर पार्टी मुझे टिकट देती है तो 1 लाख वोटों पर हूँ। और अगर पार्टी वीरेंद्र सिंह के लड़के को टिकट देती है, ब्रिजेंद्र सिंह को, जो पीछे 5 साल MP थे बीजेपी के, जिन्होंने किसान के खिलाफ जो कानून बने थे
जिनकी सक्रिय भागीदारी उन कानूनों को बनाने में थी। किसानों को जो आतंकवादी और उग्रवादी कहा गया, उन्हीं लोगों में बृजेंद्र सिंह थे। संसद के अंदर बैठकर जो लोग किसानों को आतंकवादी और उग्रवादी बताते थे, किसानों के खिलाफ जो कानूनों को अच्छा बताते थे, यही वही बृजेंद्र सिंह है जिसने बीजेपी में रहते हुए इन कानूनों को अच्छा बताया था और इन कानूनों के पक्ष में हांसी के अंदर ट्रैक्टर रैली निकाली थी। ये वीडियो आज भी मौजूद हैं, समय समय पर लोग इन वीडियो को डालते भी हैं। लेकिन आज वही आदमी जो ना किसानों के साथ खड़ा हुआ, ना उचाना के साथ कभी खड़ा हुआ, आज जब कांग्रेस का अच्छे समय आया, हमारे जैसे कार्यकर्ताओं की वजह से या किसानों की वजह से, मजदूर की वजह से, कर्मचारी की वजह से, हर आदमी ने कांग्रेस का ये समय लाने के अंदर अपनी भागीदारी निभाई है। लेकिन जब ये समय आया तो फिर ये लोग बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस में आगे पलटी मार के और आज ये कह रहे हैं कि हम सबसे बड़े कांग्रेसी हैं, हमारा हक है टिकट के ऊपर। लेकिन असली हक मैं कह रहा हूँ कि मेरा हक है, मैंने कांग्रेस को अपने पसीने से सिंचा है। और जो पार्टी कह रही थी कि वे मेरिट के हिसाब से टिकट देंगे, अगर पार्टी मेरिट के हिसाब से टिकट देती है तो उसमें भी मेरा हक है। जितने सर्वे हैं मुझे पता, मैं हर सर्वे में अव्वल दर्जे पे खड़ा हूँ। बृजेंद्र सिंह तो सर्वे मेरे से बहुत पीछे है। धरातल पे आप 65 गांव हैं, किसी गांव में जाके पूछ लो कि आज वीरेंद्र गोगड़िया की क्या स्थिति है और बृजेंद्र सिंह की क्या स्थिति है। लोग चौराहे पे खड़े होकर रुक्के मारते हैं। अगर बृजेंद्र सिंह को टिकट मिलती है तो कोई दुनिया की ताकत हराने से रोक नहीं सकती इनको। और अगर वीरेंद्र गोगड़िया को टिकट मिलती है, लगभग 60-70 हज़ार से हम जितवा के भेजेंगे। हर नुक्कड़ पे, हर चौराहे पे आज यही चर्चा है। यहाँ दो सियासी परिवारों का मैं कहूँ कि एक पूरा विरसा रहा है। ताऊ देवीलाल की फैमिली का, इधर से हम ये कहें कि चौधरी वीरेंद्र सिंह के परिवार का, जो कि हम ये भी कहें कि चौधरी छोटूराम जी के नाती हैं। उनके बीच में जब आपकी एंट्री होगी तो ये आपके लिए भी बड़ा चुनौतीपूर्ण रहेगा जी। अपना उनका वोट अपने हिस्से लेना या फिर खुद को साबित करना भी। जी, ऐसा है, बिल्कुल निश्चित रूप से चौधरी देवीलाल का परिवार और चौधरी सर छोटूराम का परिवार तो उनके हैं, लेकिन विचारधारा उनकी नहीं है। ना तो चौधरी देवीलाल के जो वंशज हैं जिन्होंने यहाँ से चुनाव लड़े, ना तो उन्होंने चौधरी देवीलाल की विचारधारा का पालन किया है और ना ही चौधरी वीरेंद्र सिंह के परिवार ने चौधरी छोटूराम की विचारधारा का पालन किया है। अगर उनकी विचारधारा है तो वो मेरे पास है, मैंने उनकी विचारधारा का पालन किया है। अगर छोटूराम की विचारधारा का पालन करते तो बृजेंद्र सिंह संसद में बैठकर किसानों के खिलाफ कानून बनाने में भागीदारी नहीं रखते। चौधरी बृजेंद्र सिंह अगर छोटूराम की विचारधारा का पालन करते तो किसानों के खिलाफ ट्रैक्टर रैलियां नहीं निकालते। अगर चौधरी वीरेंद्र सिंह छोटूराम की विचारधारा का पालन करते तो किसानों को आतंकवादी और उग्रवादी कहने वालों के बीच में संसद में नहीं बैठते, उनके बीच में मेज नहीं थपाते। इसी तरह से चौधरी देवीलाल का परिवार है, अगर देवीलाल के वंशज अगर उनकी विचारधारा का पालन करते तो 5 साल बीजेपी के साथ राज भोगने का काम नहीं करते। जो बीजेपी 5 के 5 साल किसानों के खिलाफ उन्होंने बॉर्डरों पर कांटेदार तारें बिछा दी, किसानों के ऊपर पानी की बौछारें की गई, किसानों के ऊपर लाठियां बरसाई गई, उन्हें दिल्ली में घुसने से रोका गया, उन्होंने मतलब उनका हक मांगने के लिए धरने प्रदर्शन करने से रोका गया। चौधरी देवीलाल ने तो खुद लोगों को सिखाया है कि अपने हकों के लिए धरना देना, अपने हकों के लिए प्रदर्शन करना। तो अगर वो देवीलाल के विचारधारा का पालन करते तो उसके खिलाफ नहीं चलते। असलियत में अगर कोई छोटूराम और चौधरी देवीलाल की विचारधारा को बढ़ा रहा है तो उचाना के अंदर और कांग्रेस पार्टी के अंदर मैं उनकी विचारधारा को बढ़ा रहा हूँ। लेकिन राजनीति विचारों से नहीं, राजनीतिक व्यक्ति को आवश्यकता विचारों के अलावा भी पड़ती है। जी बिल्कुल। आर्थिक सहयोग की। जी जी। लेकिन जितना मैंने आपके बारे में रिसर्च की, हाँ, बड़े सामान्य परिवार से जी, हैं। जी। चुनाव लड़ने के लिए हम कहें कि लोग बोलते हैं कि बहुत ज्यादा रुपये पैसे की जरूरत होती है। निश्चित रूप से ये भी हम तक खबर आई कि आपका गांव आपको चुनाव में आर्थिक मदद देने के लिए तैयार है। आर्थिक मदद देने के लिए तैयार ही नहीं, देने लग रहा है मेरा गांव। अच्छा, ऐसा है। मेरे गांव का जब से मैंने राजनीति शुरू की है पूर्ण आशीर्वाद मेरे सर पे रहा है। मैं अपने गांव का पूरा एहसानमंद हूँ और मैं पूरी उम्र अपने गांव का एहसान नहीं उतार सकता।
जब मैंने दोबारा चौधरी वीरेंद्र सिंह कांग्रेस को छोड़ के चले गए थे और मैंने नई पारी की शुरुआत की थी, सबसे पहले मैंने अपने पूरे गांव को इकट्ठा करके अपने गांव का आशीर्वाद लिया था कि अगर आप लोग सहमत हो, आप लोग मेरे साथ खड़े हो, तो मैं ये पारी की शुरुआत करता हूँ। उस दिन पूरे गांव की 36 बिरादरी ने मेरे को आशीर्वाद दिया था कि आप आगे बढ़ो, हम आपके पीछे खड़े हैं, जहां हमारी जरूरत हो एक कॉल पर पूरा गांव आपके साथ खड़ा मिलेगा। और उस दिन से आज तक मेरे पूरे गांव ने उस बात को निभाया है और आज उन्हीं की बदौलत मैं आज कांग्रेस के अंदर इस स्थान पे हूँ। आज मैं कांग्रेस में प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य हूँ और कांग्रेस को मजबूत करने में मेरे गांव का आशीर्वाद मेरे साथ रहा है। और जहां तक आर्थिक पैसे की जो बात है, आज पूरा गांव जिस दिन से लगभग मेरा गांव मेरे साथ चुनाव लड़ रहा है, गांव खुद चुनाव लड़ रहा है, हर रोज मेरा गांव मुझे आशीर्वाद के रूप में पैसे दे रहा है। डेली पिछले 15-20 दिन से जब से हमने चुनाव लड़ना शुरू किया है, तो डेली 5-7 लाख रुपए डेली गांव दे रहा है और पूरा खर्च गांव चला रहा है, चुनाव गांव लड़ रहा है। तो इस बात की मैंने फिक्र करने की जरूरत नहीं है। गांव ही नहीं, आसपास के गांव भी मेरे साथ खड़े हुए हैं और मुझे पैसे से भी मदद कर रहे हैं, हर चीज से मदद कर रहे हैं, मेरा मनोबल भी बढ़ा रहे हैं। मेरे को तो पता ही नहीं लगता कि कहाँ क्या हो रहा है, मेरे को सिर्फ ये कहा जाता कि आप वहाँ पहुंचो, वहाँ प्रोग्राम भी तैयार मिलते हैं, वहाँ मदद करने वाले भी तैयार मिलते हैं और सब कुछ तैयार है। मेरे को तो सिर्फ आदेश दिए जाते हैं गाँव की तरफ से कि आप वहाँ पहुँचो। पूरी मैनेजमेंट गाँव कर रहा है, पूरा खर्च गाँव उठा रहा है। और जब गांव को यहाँ पर हरियाणवी भाषा में गांव को राम बोला जाता है, तो जहाँ गांव राम खड़े हैं वहाँ पैसे की चिंता नहीं होती और ना गांव राम के लिए पैसा कोई बड़ी बात होती। अब एक थोड़ा पेचीदा सवाल है और सवाल ये है कि वीरेंद्र साहब अब जब कांग्रेस में आए हैं तो हमने उनका ज्यादातर जो खेमा देखा, जो उन्होंने चुना, वो चुना है कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला जी। जहां तक हमने आपके बारे में रिसर्च किया तो आपका खेमा रहा भूपेंद्र हुड्डा का। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ऐसे तो टिकटों की हम खींचतान माने और इसी तरह की खींचतान पूरी कांग्रेस के भीतर है। कुछ लोग कह रहे हैं कि अब जो पहली लिस्ट आई है उसमें कह रहे हैं कि इतनी लिस्टें रही जिनमें भूपेंद्र हुड्डा की चली, इतनी सीटें रही जिनमें कुमारी शैलजा की चली। तो अब इसमें आपके लिए तो आपकी टिकट हम डेंजर जोन में माने? ऐसा है, अभी ये भविष्य के गर्भ में है, लेकिन अपने नेताओं पर, अपनी पार्टी पर मैंने पूरा भरोसा है। भरोसा क्यों है? क्योंकि मैंने अपनी पार्टी को अपने पसीने से सींचा है। राहुल गांधी जी की और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की नीतियों को मैंने हर घर तक पहुंचाया है। जितने भी पार्टी के प्रोग्राम थे, जितने भी पार्टी ने अभियान चलाए हैं, मैं हर प्रोग्राम को, हर अभियान को अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर हर घर तक लेकर गया। लेकिन क्या इस तरह की चीजें या इस तरह का काम देखे जाते हैं जब आगे एक और है राजनीतिक परिवार, बहुत बड़ा परिवार, दूसरी ओर है आप, तो क्या आपके आकलन में आपके काम और तमाम चीजें क्या देखी जाती हैं? ये फैसला पार्टी ने करना है कि आपने एक सच्चे और पार्टी को कि अपनी मेहनत से सींचने वाले कार्यकर्ता को टिकट देनी है या एक बड़ा नाम देख करके टिकट देनी है। ये फैसला पार्टी हाईकमान का फैसला है। ये उन्होंने सोचना, अगर उन्होंने सीट चाहिए कि ये सीट निकालनी है तो निश्चित रूप से धरातल के आदमी को, जो धरातल पे कार्य कर रहा है, उस आदमी को टिकट देनी पड़ेगी, वही सीट निकाल सकता है। ये उनके पास रिपोर्टों में भी है, पार्टी हाईकमान के पास। अगर पार्टी आंख मीच के बड़े आदमी के चक्कर में पड़ के, बड़े नाम के चक्कर में पड़ के टिकट देगी तो ये पार्टी को भली भांति पता है, उनको मुंह की खानी पड़ेगी और बिल्कुल धाराशाही हो जाएगा कैंडिडेट। वो जमानत जब्त होगी उसकी। ये मैं नहीं कह रहा, पूरा हल्का कह रहा है और पार्टी के पास पूरी रिपोर्टें हैं। अगर पार्टी फिर भी अपनी आंख बंद करती है, जैसे कबूतर बिल्ली को देखकर आंख बंद करता है कि आंख बंद कर ले, अगर कबूतर की आंख बंद है, बिल्ली को कबूतर फिर भी दिख रहा है, आंख कबूतर की बंद है। अगर पार्टी अपनी आंख बंद करती है तो निश्चित रूप से पार्टी को बहुत बड़ी हार का सामना करना पड़ेगा। और दूसरा मैं ये कह रहा हूँ, अगर मेरे जैसे मेहनती कार्यकर्ताओं को इग्नोर किया गया तो भविष्य में पार्टी को कार्यकर्ता ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे। तो क्या निर्दलीय चुनाव लड़ने की सोच लेंगे आप? ऐसा मेरे लोगों ने फैसला कर रखा है। वो फैसला मेरी मेहनत को देखते हुए कर रखा है कि मैंने लगभग पिछले 8-9 साल से पार्टी के लिए इतनी मेहनत की है कि लोगों ने, और इतनी समाज के बीच में इतना रहा हूं मैं, उनके सुख दुख में 24 घंटे उनके हर काम के लिए मैं तत्पर हूं। अगर 12 बजे भी मेरे को कोई कॉल करता है तो मैं 12 बजे रात को भी पहुंचता हूं। इसलिए लोगों ने फैसला कर लिया, अगर पार्टी ने इस आदमी के साथ धोखा करने की कोशिश करी तो हम
इस आदमी को चुनाव लड़वाएंगे और लोगों ने अपना मन बना रखा है। अब ये फैसला पार्टी ने करना है। अच्छा, दुष्यंत चौटाला का कितना जनाधार मानते हैं आप फिलहाल? दुष्यंत चौटाला का आपके सामने है, जो आदमी उचाना के अंदर लगभग 47,000 से जीत के गया हो विधानसभा के अंदर, और फिर लोकसभा के अंदर उनकी खुद माता जी के लगभग 4300 वोट आते हों, जिनके 80-85 हजार वोट छिटक गए हों, तो उसका जनाधार का अंदाजा तो आप खुद लगा सकते हैं कि कितना जनाधार है। आज दुष्यंत बिल्कुल धरातल पे जीरो है, 5-7 हजार वोटों के ऊपर खड़े हैं वो। ये दुष्यंत को भी पता है और लोगों को भी पता है। दुष्यंत का वोटर हम कहें कि अगर कैंडिडेट बेहतरीन होते हैं तो कांग्रेस के हिस्से कांग्रेस के शिफ्ट हो सकता है। अगर लोगों की भावनाओं के अनुरूप कैंडिडेट आया तो दुष्यंत का वोटर वहां शिफ्ट हो गया। अच्छा, लोकसभा चुनाव के दौरान एक चीज और रही कि पार्टियां सिर्फ सिंबल के तौर पे खड़ी थी, कैंडिडेट और जनता चुनाव लड़ रही थी। कुछ इसी तरह की कुछ परिस्थिति हम अब भी देख रहे हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पे लोगों ने चुनाव लड़ा कांग्रेस का, वहाँ कैंडिडेट का ज्यादा कोई लंबा चौड़ा महत्व नहीं था। बीजेपी का बहुत ज्यादा विरोध था और बीजेपी को धाराशाही करने के लिए लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया। अब जो स्थिति है, अब स्थिति ये है कि आदमी पार्टी के साथ साथ कैंडिडेट को देख रहे हैं कि कौन कैंडिडेट सामने है। अगर लोगों की भावनाओं के अनुरूप कैंडिडेट आ गया तो जिस तरह से लोकसभा में रिजल्ट आया था उससे अच्छे रिजल्ट विधानसभा में आएंगे, और अगर उनकी भावनाओं के अनुरूप कैंडिडेट नहीं आया तो आपको बड़े चौंकाने वाले रिजल्ट मिलेंगे। तो बेहतरीन बात हम ये माने कि कांग्रेस के लिए भी भीतरघात वाली परिस्थिति या फिर हम ये कहें कि नेताओं की नाराजगी वाली परिस्थिति ये हो सकती है। भीतरघात नहीं कहूंगा मैं, क्योंकि अगर जिनका हक है, जिन्होंने कांग्रेस के लिए काम किया है, पूरे सूबे के लिए, जैसे मैंने कहा, हाँ, जिन्होंने कांग्रेस के लिए काम किया है, जिनका हक बनता है, जिन्होंने अपने पसीने से कांग्रेस को सींचा है, अगर कांग्रेस उनको दरकिनार करेगी तो वो भीतरघात नहीं है, वो उनके अधिकारों पे कुठाराघात है। अगर गलत आदमी को आप टिकट दे, वो निश्चित रूप से हार का सामना करना पड़ेगा। तो इसे भीतरघात नहीं कह सकते, ये पार्टी के द्वारा एक आंख मीच के लिया गया फैसला कहेंगे। अच्छा, नायब सैनी साहब जो नए सीएम बनाए, तो कुछ नेगेटिविटी जो बीजेपी के लिए रही, जो खिलाफत रही, क्या आप उसे मानते हैं कि वो कम हुई है? कोई कम नहीं हुई। बीजेपी की खिलाफत आज जस की तस खड़ी हुई है, और बीजेपी के प्रति जो लोगों की नाराजगी है वो लोग इतनी आसानी से भूलने वाले नहीं है, क्योंकि बीजेपी ने हर वर्ग को बड़े जख्म दिए हैं। बीजेपी ने किसान को बड़ा जख्म दे रखा है, कर्मचारी को जख्म दे रखा है, व्यापारी को जख्म दे रखा है। आज व्यापार धंधे ठप पड़े लोगों के, किसान का बुरा हाल है। आज कीटनाशक दवाइयाँ और दूसरी चीज़ें इतनी महंगी कर दी, उसके अलावा 2-2 हज़ार का ये जुमला फेंका जाता है, 2,000 रुपये किसान के खाते में डाल के उसके विपरीत कई हजार महंगी दवाइयाँ और बीज कर दिए गए हैं। तो किसानों की जेब काटी जा रही है, और बीमे के रूप में जो कंपनियाँ, बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियां शोषण कर रही हैं किसानों का। तो बीजेपी को लोग भूलने वाले नहीं हैं। जो बीजेपी के कारनामे हैं वो इतनी आसानी से लोग नहीं भूलेंगे, और निकट भविष्य में मुझे नहीं लगता कि आने वाले 15-20 साल में हरियाणा के अंदर बीजेपी का कोई स्थान होगा। आपकी अब कांग्रेस की परिस्थिति बाबत दीपक बाबरिया, भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब या किसी दूसरे नेता से बात हुई हो? मेरी किसी नेता से कोई बात नहीं हुई। मैंने कांग्रेस के लिए काम किया है। हम तो वहाँ पे देखते हैं अब कांग्रेस मुख्यालय के सामने बहुत बड़ी भीड़, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कोठी पे बड़ी भीड़, कितने सारे नेताओं को मैंने खुद देखा है। मैं टिकट मांगने नहीं गया दिल्ली, क्योंकि मैंने अपने नेताओं पर, अपनी पार्टी पर विश्वास था। मैंने पार्टी के लिए इतनी मेहनत कर रखी है कि शायद मुझे पता है कि पार्टी ऐसा सोचेगी नहीं कि मेरे अलावा किसी आदमी को टिकट दे। ऐसा है 2019 में देखा मैंने, लेकिन मैंने फिर भी पार्टी के लिए ही काम करने का फैसला लिया। अब जो स्थिति है, अब लोग रुकने वाले नहीं हैं। अब लोगों का फैसला है, मेरा फैसला नहीं है। अगर पार्टी मेरे खिलाफ फैसला लेती तो लोग चुनाव लड़वाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि मैंने अपने लोगों पर इतना विश्वास है। वोट लोगों ने देने हैं, पार्टी ने वोट नहीं देने। पार्टी ने सिर्फ टिकट देनी है, लेकिन लोगों ने मन बना लिया कि आपको टिकट हम देंगे, दिल्ली वाली टिकट की आपको जरूरत नहीं है। अच्छा, उचाना जो बेल्ट है, मैं कहूँगी खेती किसानी वाली बेल्ट है, पूर्ण तौर पे अब देहात बेल्ट है ये।
अब यहाँ के क्या मुख्य मुद्दे, मसले आप बताएंगे हम लोगों को, और उनका जो समाधान नहीं हुआ, आज भी त्रस्त है उचाना के जी लोग? जी बिल्कुल। लगभग आज से 1977 में उचाना अस्तित्व में आया था। उस दिन जो उचाना की समस्याएं थी, आज भी वो जस की तस हैं। और उचाना में बड़े बड़े राजघरानों ने प्रतिनिधित्व किया है। जो राज परिवार हैं, चाहे चौटाला परिवार हो, चाहे चौधरी वीरेंद्र सिंह का अच्छा, परिवार हो। इसलिए राजनीति का गढ़ बोलते हैं जींद या इसके बिल्कुल इर्द गिर्द वाले बिल्कुल क्षेत्र को। बिल्कुल, यहाँ बड़े परिवारों ने राज किया है और उन बड़े परिवारों ने सिर्फ राज भोगने का काम किया है। लोगों की तरफ, लोगों की समस्याओं की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया उन्होंने। मूलभूत सुविधाएं भी वहां के लोगों को नहीं मिल रही। शिक्षा, स्वास्थ्य, नहर का पानी, पीने का पानी, खेल से संबंधित सुविधाएं, ये जो मेन बातें होती हैं, जो जरूरत होती है हर जगह की, आज भी उचाना के अंदर कुछ नहीं है। स्वास्थ्य की अगर बात करें, हॉस्पिटल के नाम पे सिर्फ बिल्डिंग है, कोई स्टाफ नहीं है उसमें। अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं है, एक्सरे मशीन नहीं, अच्छी लैब नहीं है, लैब के अंदर पूरी सुविधाएं नहीं है। अगर आपको कोई बीमारी हो जाती है तो उसके लिए आपको रोहतक, दिल्ली, चंडीगढ़ या हिसार जाना पड़ता है। वहां सिर्फ बुखार और सिर दर्द से संबंधित टेबलेट मिलती है। इसी तरह से एजुकेशन की बात करें, वहां नेताओं ने अपने प्राइवेट कॉलेज खोल रखे हैं और उन कॉलेजों को भी राजनीतिक अड्डा बना रखा है। अपनी मीटिंगें, अपने जलसे, अपने सेमिनार उन कॉलेजों के अंदर चलते रहते हैं। संस्था के नाम पे कॉलेज खोल रखा है, संस्था के पैसे का दुरुपयोग करते हैं। लोगों का पैसा दिया हुआ है और उसको राजनीतिक रूप से यूज करते हैं। इसलिए वहाँ एजुकेशन की तरफ भी कोई ध्यान नहीं है। सरकारी स्कूल हैं, स्टाफ नहीं है वहाँ। जो भी प्रतिनिधि वहाँ से चुने गए, उन्होंने कभी ये सोचा ही नहीं कि आप कभी स्कूलों की तरफ ध्यान दे लो भी, क्या स्थिति वहाँ, स्टाफ है कि नहीं है, स्टाफ है तो बच्चों की पढ़ाई हो रही है कि नहीं। मतलब ये चीजें तो 100 कोस दूर हैं उनके दिमाग से। इसी तरह से नहर के पानी की बात है, वो खेती से जुड़ा हुआ एरिया है, वहाँ कोई उद्योग धंधा नहीं है। तो खेती के लिए नहर का पानी बहुत जरूरी है। एक बहुत बड़ा क्षेत्र उचाना कॉन्स्टिट्यूएंसी का नहर के पानी से वंचित है। वर्षों से वहाँ मांग है नहर के पानी की। जो वहाँ नरवाना से एक नहर जाती है, सिरसा ब्रांच जिसे बोलते हैं, उस वहाँ लोगों की मांग है कि आप उस ब्रांच से एक बड़ा रजबाया हमें दे दिया जाए, जिससे हमारे खेतों की प्यास बुझ सके। लेकिन इन नेताओं ने उस मुद्दे को मुद्दा ही रखा, शायद उसकी तरफ ये कोई ऐसी ध्यान नहीं घोषणा अब दुष्यंत चौटाला ने की हो। हर नेता यही कहता है, सारे घोषणाएं करते हैं लेकिन उसकी तरफ ध्यान कोई नहीं देता। इसी तरह से पीने के पानी की बात है, आज भी बहुत सा क्षेत्र पीने के पानी से वंचित है। दूसरे साथ वाले गांव, लगते गांव से लोग टैंकरों में पानी लेके जाते हैं गर्मी के अंदर। तो बहुत बुरी हालात है। बेरोजगारी की जो समस्या है वहाँ बड़ा विकराल रूप धारण कर चुकी है। जो वहाँ से नेता, जिन्होंने भी प्रतिनिधित्व किया जिन लोगों ने, वो पूरे हरियाणा का ठेका उठाए रहते हैं और उसका खामियाजा उचाने के लोगों को भुगतना पड़ता है। उनको अपनी सरकारी नौकरियों में उनका हिस्सा नहीं मिलता, चाहे चौटाला परिवार हो और चाहे चौधरी वीरेंद्र सिंह का परिवार हो। दोनों ने ही उचाना का शोषण करने का काम किया है। एक नेता और उन नेता के एक अहम बयान का भी मैं यहाँ पे जिक्र करूंगी। अभय चौटाला साहब गाहे बगाहे जब उस क्षेत्र में आते हैं तो ऐसे कहते हैं कि यहाँ से ऐसा कैंडिडेट उतारूंगा जो सीएम चेहरा होगा। दोनों ही परिवारों ने मुख्यमंत्री के नाम पर लोगों को गुमराह किया है और मुख्यमंत्री के नाम पर वोट बटोरने का काम किया है। पिछले लंबे समय से चौधरी वीरेंद्र सिंह यही कहते रहे, मुझे वोट दो, मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। सिर्फ लोगों को बहकाने के सिवाय और कुछ नहीं किया। सिर्फ मुख्यमंत्री के नाम पे गुमराह कर दे, क्योंकि काम तो कुछ करते नहीं थे। चुनाव का समय आता जब मुख्यमंत्री का नारा लगा देते थे। भोले भाले लोग थे, यूं सोचते थे अगर क्षेत्र का मुख्यमंत्री बन गया तो हमारा कुछ भला हो जाएगा। लेकिन लोगों को सिर्फ ठगने का काम किया। चौटाला साहब भी नरवाना से विधायक बन के मुख्यमंत्री थे, लेकिन मुख्यमंत्री के नाम पर एक ईंट तक जींद के अंदर, डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जो डिस्ट्रिक्ट जींद है, उचाना विधानसभा क्षेत्र उसी के अंदर आता है। तो मुख्यमंत्री का इतना तो होता ही है कि अगर किसी जिले से मुख्यमंत्री बनता है तो उस जिले का तो थोड़ा बहुत विकास होना चाहिए। लेकिन विकास के नाम पर पूरे जींद के अंदर एक ईंट तक लगाने का काम
ओम प्रकाश चौटाला ने नहीं अच्छा, किया। मुख्यमंत्री और जिले की बात है तो एक सवाल और बोलते हैं कि जी। भूपेंद्र हुड्डा साहब ने रोहतक और सोनीपत, झज्जर इसी बेल्ट का विकास किया, कहीं और किसी क्षेत्र में वो नहीं गए। इत्तेफाक रखते हैं आप इससे? नहीं, ऐसा है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अब काम करने में हरियाणा के अंदर कोई कसर नहीं छोड़ी। ऑल ओवर हरियाणा। अगर कसूर उन नेताओं का मानता हूं जो उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे, उनकी जिम्मेवारी थी मुख्यमंत्री से काम लेने की। अगर मैं किसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं और मैं अपने क्षेत्र के लिए मुख्यमंत्री के सामने कोई मांग ही नहीं रखता, तो मैं दोषी हूं, मुख्यमंत्री दोषी नहीं है। और यही उन नेताओं ने किया है। उन नेताओं ने तो मुख्यमंत्री को यहाँ तक कहा है कि आपको जींद में आने की जरूरत नहीं है, वहाँ हम अपने आप देख लेंगे। मेरे सामने ये बातें हुई हैं, मैंने देखा है प्रोग्रामों में कि खुद चौधरी बीरेंद्र सिंह ने यह कहा है कि यहाँ मांगने की जरूरत नहीं है, मैं अपने आप देख लूंगा। तो हम इसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कसूर नहीं निकाल सकते। जो जींद का पिछड़ापन जो है, आज वो जिम्मेवार वो लोग हैं जिन्होंने वहाँ प्रतिनिधित्व किया है। अब मैं पूरे हरियाणा में जैसे चुनावी यात्रा कर रही हूँ, तो अब की बार जो लोगों का मिजाज है वो ये है कि हम नेताजी चुनते हैं, यहाँ से उनका घर या वो दिल्ली बना लेते हैं या वो चंडीगढ़ बना लेते हैं। बहुत कम रुपए उनके खेती किसानी में बचते हैं, वो पैसे जोड़ के वो चंडीगढ़ उनकी कोठी तक जाते हैं, वहां भी उनको समय दे देते, कल आइएगा, परसों आइएगा। बिल्कुल। तो जनता का ये भी कहना रहा कि वो चाहते हैं कि आम परिवारों के जो व्यक्ति हैं वो आगे आए। अब उनको कुछ पंचायत ऐसी भी रही जिन्होंने कहा कि हम उनको पैसा देंगे। मैं मानूं कि क्या ये गेम चेंजर है हरियाणा की राजनीति में? निश्चित रूप से एक बदलाव का दौर है हरियाणा की राजनीति में। आज पूरे हरियाणा के अंदर एक मुहिम चली हुई है कि जितने भी ये पुराने बड़े नेता हैं, इन्हें कोई भी आम आदमी देखना पसंद नहीं करता, क्योंकि नेताओं का सब्र का बांध टूट चुका है। इन नेताओं ने सिवाय जुमला फेंकने के और सिवाय लोगों को गुमराह करने के कोई काम नहीं किया। चुनाव के समय आते हैं, वोट लेके दिल्ली और चंडीगढ़ फूर हो जाते हैं, और फिर वे लोगों को, बेचारों को, आदमी 5-5, 10-10 हज़ार रुपये किराया भुगतना पड़ता है गाड़ी का, और इन बड़े नेताओं को मिलने के लिए बीच में 2-2, 3-3 आदमी और लेने पड़ते हैं। वो सीधा संपर्क आम आदमी से इन नेताओं का नहीं है। इसलिए लोग दुखी हो चुके हैं, और अब फैसला कर लिया लोगों ने कि उनके बीच के अपने किसी बेटे को वो विधानसभा में भेजने का काम करेंगे। पूरे हरियाणा में लगभग यही स्थिति है, और यही स्थिति सेम उचाना के अंदर है कि लोगों ने मन बना लिया, इन राज परिवारों से पीछा छुड़ाओ और आपके बीच में रहने वाले आदमी को, जो आपकी समस्याओं से भली भांति परिचित हो, जो समस्याएं उनकी हैं वही समस्या उसकी है, जो उनके बीच में रहता है, वही दर्द उनके मन में है जो लोगों के मन में है, जो उसके अंदर उसके साथ बीतती हैं, जो वहाँ रहने वाला जो किसी भी पार्टी का कैंडिडेट है। इसलिए लोगों ने मन बना लिया कि यही आदमी हमारी सुध ले सकता है, जो हमारे बीच में रहता है, जो हमारे बराबर का है। इसलिए इन राज परिवारों से निश्चित रूप से अब की बार लोग पीछा छुड़वाएंगे। सर, बहुत शुक्रिया समय देने के लिए।